हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम है जॉली देसाई। मैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज गांधीनगर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अभी हम आज के हमारे टॉपिक की बात करें तो वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स व्यावसायिक स्वास्थ्य। पर व्यावसायिक स्वास्थ्य की बात शुरू करें उससे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की, कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वस्थ हेल्थ शब्द को अगर हम परिभाषित करें तो हेल्थ शब्द को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अंदाज में परिभाषित किया है। पर हम WHO की जो गाइडलाइन है, WHO की जो डेफिनेशन है, अगर हम उसको देखें तो उसमें लिखा है कि सिर्फ कोई बीमार हो उसको ही हम अनहेल्दी या अनहेल्दी नहीं कह सकते। पर हेल्दी या हेल्थ क्या है तो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक दृष्टि से सही हो या संतुलित रहे, उसको स्वास्थ्य कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। तो बीमारी होने या न होने से, बीमारी होने से हमारा शरीर में गड़बड़ होती है। पर अगर हम शारीरिक, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर हम संतुलित है तो हमें स्वस्थ हमें कहा जा सकता है। अभी आगे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात करेंगे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि व्यावसायिक स्वस्थता क्या होती है। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक स्वास्थ्य सभी व्यवसायों में जो श्रमिक कोई भी व्यक्ति जो ऑक्यूपेशन कोई भी व्यवसाय के साथ जुड़ा होता है, उसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई के उच्चतर स्तर का प्रचार और रख रखाव है, जो स्वास्थ्य से प्रस्थान को रोकता है और जोखमों को नियंत्रित करता है और लोगों को उनके कामों के लिए अनुकूलन करता है। जो एटमॉस्फेयर है वहाँ जो श्रमिक काम कर रहे हैं उसको सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तो उसको स्वस्थता मिलनी ही चाहिए, पर साथ साथ उसके आसपास का सराउंडिंग है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही उसको काम करने के लिए अगर अनुकूलन मिलता है तो ज्यादा अच्छी तरह वो काम कर सकता है। तो वर्क प्लेस भी कैसा होना चाहिए। तो वर्क प्लेस की भी अगर हम बात करें तो उसके साथ वर्क प्लेस भी जुड़ा हुआ होता है। तो हेल्थ के साथ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के साथ वर्क प्लेस एक बहुत जरूरी है। तो वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए, वो जगह हर एक काम करने के लिए और वो जगह जहाँ हर एक काम करने के लिए स्वास्थ्य और श्रमिकों और उसके आसपास का समुदाय का भी भलाई होनी चाहिए, वो भी सहमत दृष्टि से प्राप्त होना चाहिए। वह श्रमिकों के सभी सदस्यों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संगठन की स्थिति प्रदान करता हो और जो स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी रक्षा करता हो, उसमें बढ़ावा देता हो। तो वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए कि जहां हम एक साथ काम कर सकते हैं। सब जो श्रमिक है वो सब श्रमिकों की स्वास्थ्य की भी इतनी दरकार होनी चाहिए। वो सामाजिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और पूरा जो एक संगठन है वो एक अच्छी तरह से अगर काम करता है तो वहां सब काम जो श्रमिकों है तो उसको काम करने में भी मजा आता है, वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। अभी वर्क प्लेस के साथ अभी हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ की एक और पहलू देखें तो हम कुछ डेटा देखते हैं, तो उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि पूरे विश्व में आज ऑक्यूपेशनल हेल्थ के साथ जो डेटा है कि क्या कितने लोगों को उसके स्वास्थ्य पे क्या असर होता है। थोड़े डेटा भी हम अगर देख लेते हैं तो हमें पता चलता है। अभी हम देखें कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के साथ ऑक्यूपेशन से हेल्थ पे क्या असर होता है। अगर हम पूरे विश्व के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम डेटा कुछ देखते हैं तो पता चलता है कि पूरे विश्व में लगभग हर साल
2 मिलियन से ज्यादा लोग की मौत होती है। सिर्फ ऑक्यूपेशंस उनके अलग अलग प्रकार के, कोई एक ऑक्यूपेशंस की यहाँ हम बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर हम देख रहे हैं। साथ ही साथ ऑल ओवर रेट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स भी है, वो फैटल और नॉन फैटल, लगभग 270 मिलियन पीपल है। साथ ही 116 मिलियन वर्कर ऐसे हैं वो कोई ना कोई वर्क रिलेटेड डिसीज के साथ, वर्क रिलेटेड डिसीज, यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रकार का हम काम करते हैं तो वो काम के साथ कोई ना कोई प्रकार का डिसीज हमको होता रहता है। तो वो होने के बाद हम बता सकते हैं कि हम पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि वर्क रिलेटेड जो डिजीज है, तो वर्क रिलेटेड डिजीज भी हम यहाँ देखते हैं वो भी लगभग 160 मिलियन लोगों को होता रहता है। साथ में भी हम ये भी देखते हैं कि वो अगर ये डिजीज होते हैं या ये कुछ फैटल नॉन फैटल होता है, तो उसके हिसाब से और क्या होता है कि बहुत सारे मजदूर ऐसे होते वो जो 2-4 दिन तक अपने काम पे नहीं जा सकते हैं, तो वो भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से अभी आप हम देखते हैं, अभी आगे हम देखें कि यूरोपियन कंट्रीज में ऑल ओवर अलग अलग कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो यूरोपियन कंट्रीज में अगर देखें तो लगभग इस दुर्घटना से 5,000 श्रमिक लगभग हर साल मर जाते हैं, और लगभग 5 मिलियन कर्मचारी कुछ ना कुछ काम के और काम या कुछ ना कुछ अपने ऑक्यूपेशनल रिलेटेड हैजार्ड्स के वो शिकार बन जाते हैं, और लगभग 2-3 दिन तक उसको वो अपने काम पे नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम भारत और चीन की बात देखें तो लगभग वहां भी हमें एकदम पैरेलल या साथ साथ हमें मृत्यु दर और दुर्घटनाओं की अगर समान चल रहा है, ऐसा हम डेटा देखते हैं तो डेटा से हमें पता चलता है कि लगभग 1 लाख में 10.4 या 10.5 लोगों की दुर्घटना लगभग होती है 1 लाख पर्सन में अगर देखें तो, और साथ ही साथ लगभग 8,000 के करीब लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं पूरे साल में। तो आप देखो कि ये आंकड़े बहुत ज्यादा है, और देखते हैं कि कोई ना कोई ऑक्यूपेशन होता है, तो ऑक्यूपेशन के रिलेटेड हेल्थ पर क्या असर होता है वो हमें ये जो हमें स्टैटिस्टिक्स है तो उससे हमें पता चलता है। अभी हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के कुछ ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि क्या होना चाहिए। तो उद्देश्य है कि स्वस्थ और सुरक्षित कामकाज या वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वहां हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। साथ ही एक अच्छी तरह के कामकाजी समुदाय हमारा एक अच्छी तरह से हो। कर्मचारियों जो काम श्रमिक हो या कर्मचारियों जो उससे रिलेटेड है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, पूरी उसकी कार्य क्षमता और कार्यात्मक क्षमता के रख रखाव को के साथ साथ उसके स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए कार्य संबंधी बीमारियों कम से कम हो, ऐसी भी ध्यान रखना चाहिए। ये उसका मेन उद्देश्य है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मेन उद्देश्य ही ये है। अभी अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात कह रहे तो मेन प्रिंसिपल्स नेशनल और इंटरनेशनल के जो प्रिंसिपल्स है तो उसकी थोड़ी बात करें तो मेन उसका प्रिंसिपल से खतरों से बचना है। खतरों से बचना है, हमें सुरक्षित टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, हो सके तो ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जिससे हम जो श्रमिक उसके साथ जुड़े हुए हो वो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह सके। कामकाजी परिस्थितियों भी अनुकूलन होनी चाहिए, जहां वो काम करते हैं वो वातावरण जो उसको सराउंडिंग एरिया है वो एकदम उसको अनुकूलन मिले, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। उत्पादन, स्वास्थ्य और सुरक्षित गतिविधियों का एकीकरण होना चाहिए। साथ ही सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उसके जो कार्य करते हैं उसमें श्रमिक हो उसकी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, और एक वातावरण ऐसा बनना चाहिए कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में कम से कम हो, ऐसा एक प्रयत्न करना चाहिए। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियोक्ता और उद्यमी
दोनों को एक प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि अच्छी से अच्छी तरह ये काम करें। साथ ही कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कुछ सतत वो प्रयत्न होने चाहिए, और साथ में जो कर्मचारी है, जो श्रमिक है, तो उनकी रुचि क्या है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में लेना चाहिए। ऐसे थोड़े बहुत सारे थोड़े हम जो प्रिंसिपल्स है वो हमने देखे। अब अगर हम जब ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात करें, तो अगर हम मिस्टर रामाजीनी को अगर नहीं याद करें तो ये प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि उसको हम फादर ऑफ ऑक्यूपेशनल मेडिसिन कहते हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने सबसे पहले भी जो किसी ने काम किया हो तो वो बर्नार्डिनो रेमेंजीनी है। उन्होंने अपनी बुक में बहुत अच्छी तरह से ये लिखा है कि कोई भी प्रकार का काम हो, कोई भी कंडीशन हो, वो सब में व्यापारियों कोई भी प्रकार का हम काम करें, कुछ भी प्रकार का हम काम करें, तो साथ में उसकी कुछ ना कुछ काम की स्थितियां सबकी अलग अलग होती है, और अलग अलग स्थिति होने के साथ साथ उनके डिजीज भी अलग होंगे। जैसे हम माइनिंग में काम करते हैं तो उनकी बात करें, और एक पॉटर की बात करें या एक सॉप मेकर की बात करें, तो उनकी बुक में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो जो भी काम करता हो तो उसका डिजीज अलग अलग होता है, किस प्रकार की कंडीशन होती है, वो कहाँ पे काम करता है, उसका ऊपर बहुत ही आधार रहता है। साथ में हमारी जो जीवन की गुणवत्ता है, जीवन की गुणवत्ता के बारे में अगर हम बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की उन्होंने बात की है, वो भी अलग अलग कारक पे डिपेंडेंट है। कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ सोशल या सामाजिक कारण होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक कारण में अगर हम बात करते हैं तो वो है क्लीन एयर, स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये सब बहुत मायने रखता है। अगर सनशाइन, प्रॉपर सूर्य प्रकाश होना चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, सबको एक न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए। अगर हम सोशल कारक की बात करें, सामाजिक कारक की बात करें, तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए सबको। पीसफुल सराउंडिंग एरिया वो बहुत जरूरी है। अगर हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात करें तो वो, और दूसरा एक महत्व का एक सोशल का जो कारक है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये सब स्पेशली उन्होंने अपनी बुक में ये सब मेंशन किया है कि क्वालिटी ऑफ गुणवत्ता, लाइफ की गुणवत्ता के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है। और स्पेशली ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हिसाब से उन्होंने अपनी बुक में ये सब मेंशन किया है। साथ में ही उन्होंने एक और बात बहुत जरूरी बताई है, और वो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज द वन ऑफ द लीडिंग इंस्ट्रूमेंटल कॉजेस ऑफ डिक्लाइनिंग इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। उन्होंने ये बात बहुत अच्छी तरह से बताई है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी वहां जाने वाला है, इसलिए एक बेसिक लेवल पर हम ये बात करें कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वो है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी जीवन की गुणवत्ताओं में गिरावट का एक प्रमुख स्थान है। हम आगे अगर देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा डिटेल में अगर देखते हैं तो स्वास्थ्य को प्रभावित, और स्पेशली हम जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक अगर हम ये मायने से अगर देखते हैं तो सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर। अगर हम सब फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है फिजिकल फैक्टर, फिर है केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एर्गोनॉमिक फैक्टर्स और इमोशनल फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल मीन शारीरिक फैक्टर्स। शारीरिक फैक्टर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर कोई भी जगह हमें ज्यादा से ज्यादा नॉइज होता है, हम जहाँ काम करते हैं वहां वाइब्रेशन, कोई ऐसे मशीन पर काम करते हैं जो बहुत वाइब्रेशन करता है, और बाहर तो फिर इल्यूमिनेशन है, वहां टेम्परेचर किस टाइप का टेम्परेचर है, टेम्परेचर
कितने टेम्परेचर में अगर हम काम करें, जो रूम हमें काम करने के लिए हम काम करते हैं जहाँ पे वो कैसा है, तो टेम्परेचर वहाँ कितना है, कितना नॉइज होता है, इल्यूमिनेशन कितना होता है, वो सब बहुत मायने रखता है। कोई भी काम करता हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई काम ऐसा हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ अगर हमें काम करना हो, तो वो सब जो फिजिकल फैक्टर हमारे शरीर पर उसकी बहुत असर होती है। स्पेशली वो रेडिएशन हम वहां कितने टाइम रहते हैं, कितने टाइम में तो वो हम जितने टाइम, अगर हम नॉइज की बात करें, हम हीट की बात करें, तो नॉइज अगर हम ज्यादा से ज्यादा 80-90 तक, बहुत वो भी ज्यादा हो जाता है, उससे भी ज्यादा अगर डेसिमल वॉइस नॉइज रहता है तो हम, और पूरे दिन कुछ 6-8 घंटे तक हम वही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो स्पेसिफिक हमें चौकस हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार के डिजीज हमें होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा नॉइज होता है हम, तो ये सब हमारे शरीर पर, हमारे फिजिकल, वो जो हमारे शरीर है, तो शरीर पर उसका बहुत ही असर होता है। तो वो हम बात करें। दूसरी है केमिकल। तो केमिकल जो है, तो केमिकल्स किस प्रकार के केमिकल है, वो ज्यादा से ज्यादा कितने हैजार्डस है, उसके हिसाब से हमारे शरीर पर उसकी तुरंत असर होती है। वो सॉलिड बेस है, लिक्विड है, वो गैशियस फॉर्म में है, मिस्ट फॉर्म में है, डस्ट है, पुम्स है, किस टाइप का है, तो वेपर के रूप में होता है, तो वो सब कोई ना कोई हमारी ब्रीदिंग में आता है, और ब्रीदिंग में आने से पूरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर करता है। अगर वो हम शायद कोई हमारे खाने पीने में आ जाता है तो हमारे पर क्या असर होता है, तो ये सब बात ये जो केमिकल फैक्टर्स है वो भी हम पे ज्यादा असर करता रहता है। और साथ के साथ कितने टाइम तक वो टॉक्सिक मटेरियल के साथ हम कितने टाइम तक रहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले, तो जैसे कि जो सूतर की फैक्ट्री या कपड़े की जो फैक्ट्रीज होती है, तो वहां जो कॉटन डस्ट उड़ती रहती है, तो वो कॉटन डस्ट हमारे नाक से हमारे शरीर में अंदर एंटर होती है, और वहां फिर हमारे अंदर फेफड़ों पे क्या असर होती है, वो भी तो किस प्रकार की है, वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से आती है, और कैसे हम उसके ऊपर उससे किसके हमारा असर कैसे होता है, वो हम आगे भी वो उसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे कि उससे कैसे कैसे रोग होते हैं। अगला एक फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि जैविक, जो वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, फंगी है, और जो लिविंग थिंग्स है, वो हमारे साथ टच में आते हैं, और स्पेशली जो ऐसे ऑक्यूपेशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि जो प्लांट के साथ है और एनिमल्स के साथ जो जुड़े हुए थे, कोई फूड इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े, फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़े होते, तो उन लोगों को बायोलॉजिकल हैजार्ड्स ज्यादा होते रहते हैं। साथ ही अगर कोई लेबोरेटरी में काम करता है, मेडिकल पर्सन है, तो उनको भी इस टाइप से बायोलॉजिकल फैक्टर्स की असर ज्यादा से ज्यादा होती है, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। आर्गोनोमिक फैक्टर्स क्या होता है? आर्गोनोमिक अगर हमें जानना चाहिए, तो आर्गोनोमिक साइंस के हिसाब से अगर हम चलते हैं, कुछ पुश करते हैं, वॉकिंग है, रीचिंग है, कुछ होल्ड करते हैं, तो उसके हिसाब से अभी नए नए टेक्नोलॉजीज है, वो सब चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से हमारे शरीर के जो स्पेशली शरीर में उसके हिसाब से असर होता है। और स्पेशली अगर हम कोई स्पेशल ऑर्गेनिक कंडीशन है, आर्गोनोमिक हैजार्ड से, तो वो स्पेशली वो वाइब्रेशन होता है, नॉइज होता है, ज्यादा हमारी आंख को ज्यादा स्ट्रेन होता है, हम रिपीटेटिव मोशन, बार बार एक ही चीज हमें करनी पड़ती है। जैसे हमें कोई श्रमिक है जिसको बार बार अपने साथ बहुत सारा वजन अपने पीठ पे लगा के जाना पड़ता है, तो उससे उसको जो लिफ्टिंग का प्रॉब्लम, हैवी लिफ्टिंग, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी हम आर्गोनोमिक फैक्टर्स में ले सकते हैं। साथ ही साथ हम बॉडी पॉस्चर को, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बॉडी पॉस्चर को हम कैसे रखते हैं। हम अपने स्ट्रेस, बॉडी पोस्चर्स जो है, तो और कहाँ कैसे बैठते हैं,
कितने घंटे एक ही तरह के बैठते हैं कि एक ही तरह से बैठते हैं, तो उसकी असर हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे होती रहती है। और वो उससे हमारे जो मसल्स है, उसका हमारे जॉइंट्स है, उस पर हम बहुत ही असर होता है। साथ ही साथ कभी कभी देखा जाता है कि एकदम जर्की मोशन होता है, कभी कभी तो ये हमारे प्रॉब्लम्स एकदम जर्क आ जाता है, तो उसके लिए भी हमारे शरीर पर असर होता है। तो ये सब का हम अभ्यास हम एर्गोनोमिक फैक्टर्स में करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत जरूरी एक फैक्टर्स है, वो है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत जरूरी है, और उसका अभ्यास जब हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात करते हैं तो इमोशनल फैक्टर भी इतना ही मायना रखता है। और कभी कभी इमोशनल फैक्टर, ज्यादा स्ट्रेस, वर्क प्लेस पे हमें ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो वो क्यों होता है, उसका क्या कारण है। तो हम ये सब स्ट्रेस के लिए हमें कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकता है, हाइपरटेंशन ज्यादा रहता है, तो कभी कार्डियक प्रॉब्लम भी ज्यादा रहता देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। क्यों होता है, तो ज्यादा वर्क, काम का ज्यादा ज्यादा काम करने का होता है। कभी कभी ज्यादा काम करने से एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। कभी कभी हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो हमारा जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस का भी होता है। कभी कभी जॉब सेटिस्फेक्शन, हमें प्रॉपर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते हैं, तो उसका भी असर हमारे इमोशनल, भावात्मक जो कारक है उसके पर होता है। तो ये सब उसके मेन कारक है, फैक्टर्स है, जो हमें असर करते हैं हमारे कामकाज पर। इंडस्ट्रियल ओवरव्यू ऑफ अहमदाबाद को देखने से पहले पहले अहमदाबाद की थोड़ी बात करें। मैं आपको अहमदाबाद के बारे में बताऊं तो अहमदाबाद वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अहमदाबाद का लगभग 1861 में सबसे पहली एक सुतराउ कापड़ की मिल की स्थापना हुई थी। वैसे हम बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरीज में पूरा अहमदाबाद में लगभग 117 यानी 117 जितनी कापड़ की ही सिर्फ मिल थी, और सब भी उद्योग थे, पर सबसे ज्यादा डोमिनेंसी कापड़ उद्योग पे थी। और हम जानते ही है कि अहमदाबाद को एक समय का इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता था, क्योंकि इतनी सारी जब कापड़ की मिल थी, और वो भी स्पेशली ओल्ड अहमदाबाद या वॉल सिटी, जो वॉल सिटी है उसके अंदर थी। और जैसे जैसे टाइम जाता गया तो सरकार ने स्पेशली तो पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम हुआ, तो 1986 के बाद उन्हें स्पेशली जो ईस्टर्न अहमदाबाद का जो एरिया था, तो वहां उन्होंने जीआईडीसी की स्थापना की, और सबसे पहली जीआईडीसी वटवा, ओढव और नरोड़ा एस्टेब्लिश हुई थी वो। और वहां बहुत सारे यूनिट्स, आज तो बहुत सारे यूनिट दिख रहे थे। तो शुरुआत में तो सिर्फ कापड़ मिल की डोमिनेंसी ज्यादा थी, फिर साथ साथ जैसे गुजरात में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की भी शुरुआत हुई, और इसके तहत जो उसका जो वेस्ट था, तो सिंथेटिक यार्न, फिर कुछ डाइज है, केमिकल्स है, तो वो सब का भी और अलग अलग इंडस्ट्रीज की समय जाते जाते स्थापना हुई। साथ ही लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की भी असर के हिसाब से धीरे धीरे करके अहमदाबाद आज एक सेकंड लीडिंग पोजीशन पे है गुजरात में। हम यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सूरत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, 1 लाख से ज्यादा। और अहमदाबाद की अगर बात करें तो 69,000 यूनिट्स अहमदाबाद में भी है, वो सेकंड पोजीशन पे है। तो और लगभग 25% ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है। अभी हम अपने एरिया की, जहाँ मेरा जो मेन स्टडी एरिया था वो है वटवा, ओढव और नरोड़ा, जहां मैंने ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हिसाब से जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैंने जो काम किया है। तो ये जो मैंने बताया आपको कि 1986 के बाद सरकार ने जो जीआईडीसी बनाई वो है वटवा, ओढव और नरोड़ा, जो हम स्क्रीन पर हमारे अहमदाबाद, ये पूरा अहमदाबाद का मैप है। और ये ईस्टर्न अहमदाबाद पहले वो वॉल सिटी तक ही सीमित था, आज वो उससे भी आगे निकल गया है। एक बात यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगी कि पूरा एरिया है जो वटवा, ओढव, नरोड़ा,
वो पूरा एरिया अभी हम देखें तो लगभग वो पहले एक शहर से दूर था, पर जैसे अहमदाबाद का ग्रोथ हुआ तो साथ अभी वो ऐसा हो गया है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया कोई अलग नहीं रहा है। और साथ ही एक बात वो भी देखने को मिली कि इंडस्ट्रियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया लगभग साथ, स्पेशली आउटडोर में तो हमें पता ही नहीं चलता है कि इंडस्ट्रियल एरिया है कि रेसिडेंशियल एरिया। वो भी एक ये हम बता सकते हैं कि ये एक माइनस पॉइंट बता सकते हैं कि यहाँ हमें ये देखना मिलता है कि साथ में रहने से वहाँ इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को तो इंडस्ट्रीज और उसकी असर हुई खराब, पर साथ साथ उसके साथ रहने वाले जो लोग हैं उसको उसकी हेल्थ पे भी थोड़ी असर हुई है, वो हमारा एक रिसर्च वो भी बता रहा है। पर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की ही बात करेंगे। ये देखते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मेरे जो 3 जीआईडीसी एरिया है, मैं ये स्लाइड में हम स्पेशली देखेंगे कि आप पॉपुलेशन देखिए। यहाँ ये पॉपुलेशन देखने से आपको पता चलेगा कि लगभग पर स्क्वायर किलोमीटर 19,000 के 19,000 है वो उसकी डेंसिटी है। आप सोचो कि कितनी डेंसिटी है वहां पे। दूसरा जो हमारा है कि वहाँ 3 जीआईडीसी में वो मेल वर्कर्स जो है उसके हिसाब से फीमेल वर्कर का जो है वो बहुत कम डेटा हमको देखने को मिलते हैं। या मेल डोमिनेंसी वर्कर्स में मेल डोमिनेंसी ज्यादा दिख रही है, फीमेल बहुत कम मिली हमें। वहां जब हमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए भी गए थे तब हमने देखा कि फीमेल वर्कर्स हमें बहुत कम देखने को मिले। टोटल वर्कर्स लगभग सबसे ज्यादा हम नरोडा में सबसे ज्यादा हम वटवा में बोल सकते हैं कि वहाँ ज्यादा इंडस्ट्रीज और वर्कर्स भी हमें ज्यादा दिखने को मिले हैं। और देखें तो परसेंटेज वाइज अगर देखें तो वटवा में केमिकल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा है, फिर मैकेनिकल मशीनरी, फैब्रिकेटेड मेटल, बेसिक मेटल, रबर और प्लास्टिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बेवरेजेस है और ऑल अदर्स है। अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो में हमें फैब्रिकेटेड मेटल, बेसिक मेटल, मशीनरी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रबर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज और शो मिल्स भी वहां दिख रही है। और साथ ही में अगर नरोडा की बात करें तो वहां भी केमिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, उसके बाद फैब्रिकेटेड मेटल, मशीनरी, बेसिक मेटल, फूड प्रोडक्शन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ऑल ओवर देखें तो अहमदाबाद में लगभग और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और अलग अलग। ये मैंने जो विषय पसंद किया है और इसमें अहमदाबाद को भी पसंद किया, उसके पीछे का एक वजह वो भी था कि लगभग सभी इंडस्ट्रीज यहाँ मुझे मिली। तो मैंने कहा यहाँ ज्यादा अगर हम कौन सी इंडस्ट्रीज और उसमें ज्यादा से ज्यादा ये इंडस्ट्रीज में कितने हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए अगर अब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप की ऑफ इंडस्ट्रीज हम देखेंगे तो हमें ज्यादा इससे पता चलेगा। इसलिए ये कि हमें ये अभी हम परसेंटेज वाइज देखें और स्पेशली देखें तो यहाँ वटवा इंडस्ट्रीज जिसको मैंने बताया कि लगभग 23% ऑफ है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है उसका NIC कोड भी यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी है वो हमें यहाँ से दिखेगी और साथ में परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रीज भी हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसके बाद देखते हैं ऑटो में इतने इंडस्ट्रीज है, स्पेशली फैब्रिकेटेड इंडस्ट्रीज और बेसिक मेटल सबसे ज्यादा अगर हम बोले तो उसमें 175 जितनी फैब्रिकेटेड मेटल इंडस्ट्रीज है और 153 वो बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज है। साथ में केमिकल इंडस्ट्रीज का प्रमाण यहाँ थोड़ा कुछ कम है। आगे देखते हैं तो नरोडा है, वहाँ इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल, ये दोनों में मैं ये बात जरूर यहाँ बताऊंगी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर है। ऑर्डर में हमें इनफॉर्मल सेक्टर्स ज्यादा दिखते हैं, उसकी वजह और नरोडा में हम देखें तो हमें फॉर्मल सेक्टर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें नरोडा में दिखते हैं। वहाँ केमिकल फैक्ट्री अब देखो 223 ज्यादा से ज्यादा 25% यहाँ केमिकल इंडस्ट्रीज है और 92% यहाँ 92 यानी 10% यहाँ पे फैब्रिकेटेड मेटल इंडस्ट्री है। थोड़ा वेरिएशन सब जगह है, केमिकल और मेटल इंडस्ट्रीज लगभग डोमिनेंसी उसकी ही रही है और मशीनरी वो तीन ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। अभी मैंने पहले ही बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे करके बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो बंद ही हो गई थी। एक जमाने में जब हम मैनचेस्टर हुआ करता था, आज यहाँ कपड़े की मिलें हैं पर उसके छोटे छोटे यूनिट्स है,
तो और उसमें वो जैसे बड़ी मिल नहीं है, अब छोटे छोटे यूनिट्स में यहाँ काम हो रहा है, और साथ साथ सिंथेटिक यार्न और उसमें भी बहुत सारा है। तो जो कपड़े की मिल है वो अभी कम दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ आपको लगेगा कि इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर उसको यहाँ मेन उसका परसेंटेज बहुत अभी कम हो रहा है। साथ ही अब हम हमारे जो मेन टॉपिक है इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर्स, अभी हम यहाँ से जो हेल्थ की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वहाँ की यहाँ से हम देखें तो वर्कर्स की हम थोड़ी बेसिक डिटेल देख के फिर हम हेल्थ इश्यूज पे बात करेंगे। तो वर्कर्स की एजुकेशन हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ऑढोग, नरोडा और वटवा में सेकेंडरी एजुकेशन लिए हुए वर्कर्स ज्यादा दिख रहे हैं हमें। लगभग वहाँ हायर सेकेंडरी का प्रमाण बहुत है और पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण बहुत ही कम दिख रहा है। और साथ में इलिटरेट पर्सन भी हम देख रहे थे। नॉर्मली हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेटेड व्यक्ति वहाँ हमें ज्यादा मिले। साथ ही वर्कर, ये मेंटल स्ट्रेस की जब हम बात करेंगे तो ये माइग्रेशन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये भी लिया है। माइग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हम देख सकते हैं कि लोकल जो गुजरात से ही आकर, गुजरात से आके अहमदाबाद में बसने वाले लोग हैं, उसको मैंने लोकल में लिया है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हमारा जो प्राइमरी सर्वे था तब हमने जब हम लोगों को मिले तो बहुत देखने को मिला कि बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेंट करके गुजरात में, स्पेशली अहमदाबाद में, और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां हमें बहुत मिले। कुछ लोग हमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा के भी मिले, हमने अदर्स में डाल दिए हैं। तो नॉर्मली हम बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वहां से जो वर्कर्स है वो हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले हैं। मंथली इनकम की बात करें तो लगभग जो ऑल ओवर हम देखें तो 5,000 से 10,000 इनकम वाले व्यक्ति हो, जो श्रमिकों हैं, लगभग उनका पगार 5,000 से 10,000 है। ऐसा नहीं हमने श्रमिकों, हमने ऑल ओवर सबको लिया है। तो वो जो ज्यादा 10,000 से 15,000 वाले हैं वो हमें थोड़े कम देखने को मिलते हैं, और 15,000 से भी ज्यादा इनकम हो ऐसे हमें जो श्रमिकों मिले हैं उसका प्रमाण बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे। ये मेरा रिसर्च है, मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। ऐसे नहीं है कि वहां वो इनकम से ज्यादा लोग नहीं है, पर मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया, मैं प्राइमरी जो डेटा है उसके हिसाब से हमारा ये देखने को मिल रहा है। टाइप ऑफ एडिक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टोबैको च्युइंग वो एक सबसे ज्यादा दिख रहा है। ऐसे तो एडिक्शन तो सब प्रकार के हैं, अल्कोहल बहुत कम दिख रहा है, बीड़ी और तंबाकू और सिगरेट वो सबसे ज्यादा हमें दिखने को मिले, और जो तंबाकू जो चबाना है वो सबसे ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है, हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि हैजार्ड्स, हमने पूछा उन्होंने उनसे कि आपको क्या लगता है कि आप जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो वो आपकी शरीर पे आपकी शरीर पे कुछ नुकसान, आपकी शरीर पे कुछ असर हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने, आप देख रहे हैं ऑर्डर में लगभग 49, नरोडा में 64 और वटवा में 56 लोगों ने ऐसे बताया कि यस हमें हो रहा है। तो वो ऐसा क्योंकि जब शुरुआत के समय में, जब शुरुआत का समय होता है तो वो बहुत सारे लोगों ने ना भी बोला है, ज्यादातर लोगों ने हाँ बोला है कि हमें हैजार्ड्स का असर हो रहा है। अभी हम देखें उसका जो एक्सपीरियंस पर्सन, कि उसका कितना एक्सपीरियंस वाले पर्सन थे, तो लगभग 5 से 10 वाले, हमारा जो डेटा है उसमें 5 से 10 वाले ईयर के एक्सपीरियंस वाले कुछ ज्यादा लोग दिख रहे हैं। ऑल ओवर हमें 5 साल से कम और 20 साल से ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंस वाले भी लिए हैं, हमने पार्ट किए हैं। 5 से 10 वर्ष, 10 से 15, 16 से 20 और 20 से ज्यादा। तो हमें देख रहा है कि सबसे ज्यादा हमें 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस जिसको इंडस्ट्रीज में काम करने का है उसके साथ हमने बात की थी। अभी हम थोड़ी उसके हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर की जो अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर हमें यहाँ दिख रहा है कि डाइस इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे डेटा है उसमें हमें ब्लड प्रेशर वो 2 इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। साथ ही कार्डियक सिम्टम्स जो हमें दिखे
तो सबसे ज्यादा हमें कार्डियक सिम्टम्स है वो सबसे ज्यादा हमें दिख रहे हैं। और लगभग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में हमें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। और उसमें भी ज्यादा सबसे वहां चेस्ट पेन है वो हमें सबसे ज्यादा दिखने को मिल रहा है। हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ में मेटल और स्टील इंडस्ट्रीज में और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हमें चेस्ट पेन ज्यादा देखने को मिलता है। अभी हम बात करते हैं कि कार्डियक पेशेंट्स या हमें जो हार्ट की बीमारी जिसको जैसे हम ब्लड प्रेशर भी हमने लिया वो एक कार्डियक में ही हम ले सकते हैं। साथ में हम हैवीनेस, अगर हमें चेस्ट में ज्यादा से ज्यादा दिन तक हैवीनेस लगती है, वो चेस्ट पेन रहता है, वो सब हमें स्पेशली यहाँ ज्यादा दिखता है। वो इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, मेटल इंडस्ट्रीज में और डाइज इंडस्ट्रीज में। हेल्थ रिलेटेड इश्यू है इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर और प्रेशर में बी ड्यू टू इनएडिक्वेट स्लीप और जॉब इनसिक्योरिटी और सेपरेशन फ्रॉम फैमिली। ये हमारा जो रिसर्च है वो हमें यहाँ बताता है कि ये सब होने का वजह उसमें उसके जॉब के साथ साथ मैंने बताया वो माइग्रेशन करके जो सब आते हैं, साथ साथ उन लोगों को शिफ्ट में काम करना पड़ता है। तो शिफ्ट में काम करने की वजह से कभी कभी वो स्पेशली वो स्लीप जो उनकी एक प्रॉपर नींद होनी चाहिए वो नहीं होती है। वो भी हमने एक निकाला है कि एक भी कारण ये भी हो सकता है। थोड़ा उन लोगों में जॉब इनसिक्योरिटी का फीलिंग्स भी रहता है, उसकी असर भी उनके कार्डियक सिम्टम्स में दिखी गई है। और मेन वो भी है कि वो सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, अगर वो सेपरेट रहते हैं बहुत दिनों तक, वो अकेले रहते हैं, एक तो अकेले रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं और साथ साथ उनके बारे में अगर बार बार उसको ले सोचते रहते हैं तो ये सब भी उसके ये जो सिम्टम्स उसमें स्पेशली दिखाई देते हैं। साथ में अगर दूर रहने से उसको जो डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन ऑल्सो प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ कार्डियक वर्स्कुलर डिजीज। तो ये हमें देखना पड़ता है। दूसरे हमें देखा जहाँ ज्यादा समय अगर जो समय ज्यादा रहता है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा है, वहाँ जहाँ कम एक्सपीरियंस है वहां वो लोगों की संख्या भी कम है। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन हम देखेंगे तो वहां हमें देखने को मिलता है कि जैसे 23 में से 17 लोगों को ये पेन थोड़ा, अगर कभी कभी चेस्ट में हैवीनेस लगे, चेस्ट पेन होने लगे, वो क्यों, ये सब एक कार्डियक वस्कुलर की बेसिक ये सब होता है। बाद में हमें ज्यादा से ज्यादा उसमें आगे उसको हार्ट अटैक तक आ सकता है अगर ये रूटीन में ज्यादा से ज्यादा हो तो ये हम बता से कार्डियक। और ये भी हमने देखा इसमें कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा से ज्यादा काम करने का एक्सपीरियंस है, वहां ये ज्यादा दिखने को मिलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वो वर्कर्स की जो न्यूरोलॉजिकल यानी हम जो चेता तंत्र बोलते हैं, उसमें अगर बात करें तो वहां हमें देखने को मिलता है कि स्पेशली इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्रीज में हमने यहाँ दो बात ली है, नर्व कंप्रेशन और ट्रीमर्स जो कंपन होता है, ज्यादा से ज्यादा वो हमें इंजीनियरिंग और मेटल इंडस्ट्रीज में देखने को मिला। अभी हम देख सकते हैं कि मेटल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में ये ट्रीमर्स सिम्टम्स है वो हमें ज्यादा देखने को मिले। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है वो मे बी फॉल्टी पोस्चर, ये स्पेशली मेटल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए हम बता सकते हैं। और वाइब्रेशन जो टूल ये लोग यूज करते हैं वो वाइब्रेटिंग टूल्स जो यूज कर रहे हैं, एंड एक्सपोजर टू हैवी मेटल और केमिकल और इंडस्ट्रीज में हम देख सकते हैं कि ये क्यों होता है। तो टू बिकम फॉल्टी पोस्चर, साथ साथ कंटिन्यूअस वर्किंग विथ वाइब्रेटिंग टूल्स, वो एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ देखने को मिला कि स्पेशली इंजीनियरिंग और मेटल इंडस्ट्रीज में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। नर्व कंप्रेशन हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। और साथ में हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो जैसे यहाँ कम 5 या 10 साल के जो एक्सपीरियंस है वहां ये कम देखने को मिलता है। और ज्यादा एक्सपीरियंस है तो और स्पेशली तो और खास करके इंजीनियरिंग और मेटल इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं श्रमिक, वहां ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। आगे अभी हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक यानी कि आंख से जुड़े हुए जो रोग हैं। तो आंख से जुड़े हुए रोग में अगर हम बात करें रेडिनेस ऑफ आईज, इरिटेशन, watering of eyes,
इचिंग इन आईज एंड इंजरी बाय वेल्डिंग। ये जो हमने जो लिए तो हम देख सकते हैं कि वर्कर्स की बात करें तो ऑफ्थेल्मिक या कि आंख से जुड़े हुए रोग जो हैं वो है यहाँ स्पेशली देखने को मिलते हैं। और वो भी हम देखें वो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी है, साथ साथ वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी ज्यादा दिख रहा है। वो रेडनेस ऑफ आईज वो वहां पे, और साथ में एक इचिंग इन आईज, इचिंग जो होती रहती है और रेडनेस इन आई, वो दोनों केमिकल इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा हो रही है। वो क्यों हो रहे हैं ये सब? तो ईचिंग और रेडनेस इन आईज वो देख रहे हैं तो उसका इसमें हम बता सकते हैं कि केमिकल फ्यूम्स, जो केमिकल फ्यूम्स जो होते हैं वो वर्कर को खास करके वर्किंग इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा दिख रहा है। और रेडनेस ऑफ आईज भी हमें इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ वहाँ जो प्रोलोंग है वो प्रोलोंग एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स, फ्यूम्स और पोलन। अभी हम देखते हैं कि जब केमिकल इंडस्ट्रीज होगी तो वहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे केमिकल्स के, वो जो आंख में जाने की शक्यता ज्यादा रहती है। वैसे ही इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में जब वो सब वेल्डिंग करते हैं, वो ऐसा नहीं मैं बता रही हूँ कि वहां वो लोग उसकी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, पर लेने के बावजूद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ भी वो जब वेल्डिंग करते हैं या तो कभी कभी थोड़ी आगे पीछे होने से कभी कभी वो सीधे उसकी आंख में उसकी असर हो जाती है। तो और साथ कभी कभी ज्यादा हीट में रहने की वजह से रेडनेस हो जाती है बहुत घंटे, वो घंटों वो वहां वो एटमोस्फियर में रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो ये जो वर्कर्स है उन्होंने हमें बताया कि ज्यादा से ज्यादा हमें आंख लाल हो जाती है, कोई केमिकल अगर आंख में चला जाता है और वो वातावरण में हम ज्यादा से ज्यादा टाइम रहते हैं तो और साथ ही पानी भी निकलने लगता है, क्योंकि कुछ केमिकल्स वो ज्यादा ही इफेक्टिव होते हैं, तो वहां जाने से भी उसको क्या होता है आंख में वो चला जाता है या उसकी वो जो फ्यूम्स आते हैं तो उससे भी उसकी आंख में लाल हो जाता है, कभी कभी ईचिंग भी हो जाती है। बहुत सारे वर्कर्स ने ऐसा भी हमें बताया कि नॉर्मली वो लोग हॉस्पिटल जाने से पहले वो घरगथ्थू जो घर में जो अवेलेबल होते हैं ऐसा सब कुछ आंख के ऊपर वो ठंडक होने के लिए लगाते हैं। नॉर्मली हम कभी कभी किसी किसी वर्कर ने तो ऐसा बोलते हैं हम जल्दी हम हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, ऐसे ही सब कुछ करके हमें अपने, क्योंकि वो हमारी रोज की बात होती है, ये सब छोटा मोटा हमारे यहाँ सब होता रहता है। तो इरिटेशन भी होता रहता है, वो भी नॉर्मली हम बता सकते हैं कि वो जो फ्यूम्स होती है तो उससे कभी कभी केमिकल के जो धुआं होता है तो वहां से भी वो सब होता है। और आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ हमें देख रहा है कि एक बात यहाँ हम नोटिस करने की है कि आगे की दो हमने देखे वहां 5 या 10 साल की जो एक्सपीरियंस है वहां इतना नहीं था। यहाँ हम ज्यादा देख सकते हैं कि कम, भले कम एक्सपीरियंस हो फिर भी उन लोगों में ये सब होता रहता है। वो रेडनेस आइज भी होती है, लाल आंख हो जाती है, इचिंग भी होता है, आंख में से पानी भी निकलता है, वो सब जो है कॉज वो हमें यहाँ वर्कर्स जो 5 से 10 साल का भी जिसका एक्सपीरियंस हो वहां भी हमें ये देखने को मिलता है। ज्यादा एक्सपीरियंस वाले में तो देखने को मिलता ही है, पर यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यही है कि कम एक्सपीरियंस वाले तभी हमें ये सब वहां भी दिख रहा है। आगे हम बात करेंगे हम जो वर्कर है वो स्पेशली ऑडिटरी, हम जो कान से रिलेटेड है तो वो नॉइस से रिलेटेड है वो हम बात करेंगे। तो ईयर रीचिंग, डेफनेस और डिफिकल्टी इन हियरिंग। अभी हम देखते हैं कि स्पेशली यहाँ हमें कुछ और प्रकार का चित्र भी दिख रहा है कि हाँ मेटल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उसमें ये ऑडिटरी प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहा है। मेटल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में स्पेशली क्या होता है कि बहुत आवाज आती रहती है, और हमको पता ही है अगर ज्यादा आवाज आती है हमारा कान कुछ डेसिबल तक डेसिबल आवाज हर रोज एक तरह का 50 से कम डेसिमल आवाज वो नॉर्मली कर रहे हैं। तो जब इंडस्ट्रियल एरिया में हम जाते हैं तो लगभग वहाँ 75 हम डेसिबल से भी ज्यादा आवाज आती रहती है, और पूरे जितने घंटे वो काम करते हैं उतने घंटे हमें सेम आवाज में काम करना पड़ता है, सेम नॉइज में काम करना पड़ता है। वहाँ स्पेशली
देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो इन कंप्रेशन फैन, गैस बर्नर्स एंड मोटर्स की आवाज आती है, कहीं कहीं हमें क्रशिंग और ड्रिलिंग की आवाज आती रहती है, ग्राइंडिंग की आवाज आती रहती है, और कंटिन्यूस अगर इतनी सारी आवाज आती रहती है तो इसके हिसाब से उन्हें ये ईयर डेफनेस तक के प्रॉब्लम्स होते लगते हैं। कभी कभी हमें सबसे पहले तो वहाँ वो एयर प्लग देते हैं, ईयर प्लग देते हैं, पर बहुत सारे वर्कर के साथ हमने जब बात की, वो ऐसा नहीं है, कंपनी वाले उनको ये सब प्रोवाइड करते हैं साधन, पर वो लोग कभी कभी लापरवाही अपने आप से भी करते हैं, वो पहनने में कि पहनेंगे, अभी क्या है, हम तो रोज काम करते हैं। पर एक दो एक्सपीरियंस में यहाँ शेयर करूंगी कि एक दो इंडस्ट्रीज के लोग को हम जब ईएसआई के हॉस्पिटल में बैठ के ये सब वर्कर के साथ बातें करते हैं, तो यहाँ स्पेशली ऑडिटरी के बारे में जब मेरी बात हुई तो वर्कर्स ने कहा, एक वर्कर के साथ मेरी बात हुई, वो लगभग 25 साल से भी ज्यादा से वहाँ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अभी नहीं सुनाई देता है। वो तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का था, और उसने मुझे वो बताया कि मैं अभी लगभग मेरा सुनना बंद हो गया है, मैं नहीं सुन पा रहा कि मैं 25 साल से एक ही काम कर रहा हूँ। तो ऐसे एक्सपीरियंस से आप देख सकते हो कि मैंने अपने अपने मैंने जो एक्सपीरियंस किया उनके साथ, तो मुझे पता चला, बात की तो मुझे पता चला कि मेरे बहुत ज्यादा अगर एक ही वातावरण, एक ही नॉइज में, बहुत ही नॉइज जहाँ कुछ ना कुछ रहता है, और वहां अगर हम ये बात करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम रहता है कि वहाँ कि ये सब आवाज ज्यादा होने से उनके स्पेशली हियरिंग प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो अभी वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। अभी हम देख रहे हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर्स में मस्कुलोस्केलेटल। अभी मस्कुलोस्केलेटल मींस जो हमारे मसल्स है, जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, उसके ऊपर भी हम जहाँ जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो उसकी असर भी वहाँ हमारे शरीर, हमारे जो कंकाल तंत्र है उसके पर पड़ती है, हमारे हड्डियों पे पड़ती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में काम करने के लोगों को स्पेशली बैक पेन हर रोज का जैसे हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी यहाँ इश्यू स्पेशली देखने को मिलते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं हम बैक एक है, अपर बैक यानी ऊपर की तरफ का बैक पेन, नेक पेन भी रहता है, साथ में हेडेक रहता है, गिडीनेस रहता है, शोल्डर पेन, ज्यादा से ज्यादा अगर हमको कुछ लिफ्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, बहुत भारी चीज अगर लेके जानी होती, तभी ये सब प्रॉब्लम स्पेशली ज्यादा रहते हैं। तो लोअर लिम्ब में पेन रहता है, नी प्रॉब्लम्स रहते हैं, नी पेन रहता है, ये सब स्पेशली जो मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड जो इश्यूज है वो भी ज्यादा। और स्पेशली हम देखते हैं स्क्रीन पर तो वो मेटल और स्टील इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बैक एक प्रॉब्लम, अपर बैक एंड नेक प्रॉब्लम, हेडेक कभी कभी स्पेशली शोल्डर पेन, पेन इन अपर लिम्ब और पेन इन लोअर लिम्ब, ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्यों होता है और स्पेशली इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या काम होता है? तो नॉर्मली हम देख पाते हैं कि मेटल और स्टील इंडस्ट्रीज में स्पेशली फोल्टी पोस्चर्स एक इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम बैठते हैं वो हमने आगे भी, अगर हमने जो फैक्टर्स की बात की, एर्गोनॉमिक फैक्टर्स में हमने ये बताया था कि ये सब जो फोल्टी पोस्चर्स होते हैं वो हमें यहाँ हमारे हेल्थ पे असर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जहाँ बैठते हैं, हम जो जो काम करते हैं वो तो ठीक है, पर बैठने की जगह और हम जो मशीन पे काम कर रहे हैं वो मशीन और हमारी हाइट, ये सब भी यहाँ बहुत मायने रखता है। अगर ये प्रॉपर नहीं होगा हमें ये प्रॉब्लम होने के, ये इश्यूज होने के, क्योंकि कभी कभी हमें ज्यादा झुक के काम करना पड़ता है, तो ये सब हमें ये करने से हमारे पोस्चर में मीन्स फोल्टी पोस्चर इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कह सकते कारक कि वो इसके हिसाब से ये प्रॉब्लम्स रहता है। साथ में हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत अगर कुछ ज्यादा वजन एक जगह से दूसरी जगह के हम अपने पीठ बल पे लेके जाते हैं तब ये सब प्रॉब्लम होता है। कभी कभी वाइब्रेटिंग टूल्स, ज्यादा वाइब्रेटिंग टूल्स पर हम काम करते हैं तभी हमें ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। जर्की मोशन, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण का है कि जर्की मोशन हम जो काम करते हैं और नहीं तो हम एकदम एक साथ हम शायद खड़े हो जाए एक साथ कुछ, तो वो हमारे शरीर में जर्क आ जाता है, तो उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम होने की भी बहुत शक्यता रहती है। सडन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
और अनयूजुअल हाई स्ट्रेस ऑन मसल्स। अभी कभी कभी एकदम स्ट्रेस आ जाता है हमारे मसल्स से, जॉइंट्स पर, तो इसके हिसाब से। और कभी कभी एकदम साथ में अगर हम ऐसे कुछ चलने में कोई ऐसी कोई अनयूजुअल घटना हो जाती है, तो कभी कभी हमारे लिगामेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सब है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। और ये हम ये भी देख सकते हैं कि कम उम्र वाले, कम एक्सपीरियंस वाले लोग, जहाँ बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, वो 5 से 10 साल का ही एक्सपीरियंस है, तभी हमें ये प्रॉब्लम होती है, वो हम यहाँ भी देख सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो कम उम्र, कम एक्सपीरियंस वाले हो, उसको भी ये मस्कुलोस्केलेटल, क्योंकि उसमें अब अगर हम एक ही तरह प्रॉपर हम मशीन, मैंने बोला हमारी अगर कर सकते, क्योंकि सबकी हाइट सेम नहीं होती है, तो मशीन का लेवल भी उस टाइप से होना चाहिए कि वो हम इजीली काम कर सकते हैं। तो ये सब अगर नहीं हो पाता है, तो कभी कभी तो अभी तो ऐसे भी देखने को मिलता है कि कंप्यूटर भी हम बहुत टाइम तक एक साथ बैठते हैं और काम करते हैं, अगर हमने हमने पोस्चर नहीं बदला, तो ये समय जाने पर हमें ये सब प्रॉब्लम्स भी होते रहते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम, एक इश्यूज है। और हम बात करेंगे कि ब्रीथिंग रिलेटेड सिम्टम्स। तो ब्रीथिंग रिलेटेड सिम्टम्स है, वो है रिपीटेड कफिंग होता है, कॉमन कोल्ड, ब्रेथलेसनेस होता है, और अस्थमा और टीबी। हमने वो एक जो वर्कर के साथ हम लोगों ने जो डेटा लिए हैं, उसमें ये भी देखने को मिला है कि स्पेशली ब्रीथिंगनेस में उसको तकलीफ, उसको श्वास लेने में जो लेते हैं तो उसमें उसको तकलीफ रहती है स्पेशली। तो वो जो वहाँ स्पेशली कौन सी, तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यहाँ कुछ ज्यादा दिख रहा है हमें, साथ में डाइज इंडस्ट्रीज और थोड़ा मेटल और स्टील इंडस्ट्रीज भी दिख रहे हैं। पर सबसे हाईएस्ट ये प्रॉब्लम हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के वर्कर में दिखने को मिला। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि वो छोटे छोटे पोलन्स होते हैं, वो कॉटन फ्लैक्स होते हैं, और दूसरा है केमिकल। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में कभी कभी होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्यूम्स मैंने पहले भी बताया, तो वो हमारे शरीर में, नाक से हमारे शरीर में जाते हैं, और वो फेफड़े तक उसकी असर स्पेशली फेफड़े तक हो जाती है, वो नाक के हिसाब से फेफड़े तक पहुंचती है, और हमारे शरीर में उससे नुकसान होता है। और ज्यादातर स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमें वो देखने को मिला कि बहुत सारे लोग उसको थोड़ा थोड़ा अस्थमा का जो बेसिक, जो हम जो ईएसआई के डॉक्टर्स है, साथ में हमने वहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर्स है, उसके साथ बात की, और वहां से वो भी पता चला कि स्पेशली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के श्रमिक आते हैं, तो उसमें ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। खास करके पल्मोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने हमें बताया कि जो तो उसको आगे जाते हुए उसको थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम भी रहता है, और ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम भी उन लोगों में ज्यादा रहता है। तो ये ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, वो स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमें बहुत ज्यादा दिखता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, वहां उनको स्पेशली मास्क देते हैं पहनने के लिए। और मैंने पहले भी बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंपनी वाले तो सब देते हैं, पर जो कारीगर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो कभी कभी उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि चलो उसमें क्या हो जाएगा। तभी ये जब थोड़े साल हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम हमें पता चलती है। तो ये एक बहुत महत्व का हम बता सकते हैं कि ब्रीदिंग रिलेटेड सिम्टम्स है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा देखने को मिले। और श्वास नहीं लेने में वो तकलीफ होती है, श्वास लेने, कभी कभी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, तभी ये सब प्रॉब्लम भी होती रहती है। यहाँ ये भी हम देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस कम है, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप देखो 82 में से 62 को अभी रिलेटेड रिपीटेड कफिंग का प्रॉब्लम है, वो बार बार यहाँ दिखने को मिलता है। और साथ में ज्यादा से ज्यादा साल, 20 साल और उससे भी ज्यादा जिसकी नौकरी हो, वही प्रॉब्लम वहीं भी दिख रहा है। और सबसे अगर हम देखें तो सब 5 साल से देखे 20 साल तक के श्रमिकों में हम देख सकते हैं कि रिपीटेड कफिंग का प्रॉब्लम वहाँ बहुत रहता है। वो एक प्रॉब्लम वहाँ वर्कर्स में ज्यादा दिखा हमें। आगे बात करते हैं डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। डर्मेटोलॉजिकल में से चमड़ी रिलेटेड जो इश्यूज है, तो उसमें हम स्पेशली देखते हैं स्किन प्रॉब्लम, जिसको हम बोल सकते हैं।
तो वो है, उसमें इचिंग का प्रॉब्लम रहता है, रेशनेस, रेशिश का प्रॉब्लम रहता है, रिंगवर्म और स्कैबिस, वो बहुत कम दिखने को मिला है। सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है वो है इचिंग का। ये प्रॉब्लम है डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो स्पेशली हमें डाइज इंडस्ट्रीज में देखने को मिले, मेटल इंडस्ट्रीज में देखने को मिले और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिलते हैं। ये क्यों हो रहा है? तो डाइज इंडस्ट्रीज की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डाइज इंडस्ट्रीज में स्पेशली यहाँ के जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल वो हमारी स्किन को टच करते हैं। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जैसे कोरोसिव एसिड्स है, तो वो सब हमें एक ही बार अगर टच करता है तो ही हमें उसकी असर ज्यादा से ज्यादा होती है। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है वो अभी हम एकदम तुरंत उसकी असर नहीं होती, पर हर रोज जब उसके साथ हम काम करते हैं वो भी सॉल्वेंट वही केमिकल के साथ, तो बहुत साल या थोड़े समय के बाद समय के हिसाब से उसके पर हमारे शरीर पर उसकी ज्यादा असर होती है। उसके साथ का हमारा जो एक्सपोजर रहता है उसके हिसाब से हमारे शरीर पर असर होती रहे। वो स्किन डिजीज को हम ज्यादा से वो भी बता सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कोई ना कोई केमिकल के संपर्क में जब हम आते हैं तब ये प्रॉब्लम रहने का प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेटल इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी यही होता है कि डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर जो व्यक्ति को प्रॉपर वो होती है कि उसको कि वो भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम वहाँ डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम और जगह मेटल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी हमें ज्यादा, पर सबसे ज्यादा हमें ये केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हमारे एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि वहां हमें देखने को मिला है कि डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और आप अब देखो तो उनके हाथ जो होते हैं, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, नॉर्मली वो लोग कभी कभी तो खुले भी रखते हैं। तो अगर हम जहाँ वो एरिया में गए तो हमने देखा कभी कभी किसी के हाथ एकदम ब्राउन कलर के हैं, किसी के रेड कलर के हैं, किसी के ब्लू कलर के। वो जो डाइज वो लोग जो काम करते हैं डाइज इंडस्ट्रीज में वहां के, फिर हमने पूछा भी सही कि आपको डर नहीं लगता है, आपके खाने में नहीं जाता है? तो नहीं नहीं, तो हाथ धो लेते तो हो जाता है। वो बहुत लाइटली लेते, जो वर्कर्स होते हैं ना वो भी ये सब बात बहुत लाइटली लेते, उसको उसके आगे का कि आगे मुझे क्या होगा वो इतना वो मायने नहीं रखते, वो अभी का सोचते हैं। और तो ये सब प्रॉब्लम्स डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्पेशली डाइज इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे हमें ज्यादा। और रेशनेस, वहां एक रैशिश हो जाते हैं वो केमिकल्स के होने के कारण। कभी कभी क्या होता है कि वो शरीर में भी अगर कोई कहीं की भी कटा होता है, शरीर हमारा कहीं से कुछ लग गया हो तो तब वहां से वो अंदर भी चला जाते हैं, आसपास के जो भाग होते हैं वहां उसका रैशिश भी हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी वहां डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ज्यादा दिखने को मिलते हैं। अभी बात है मेंटल स्ट्रेस की। मैंने वहां बताया था वो भावनात्मक कारक की जब हम बात कर रहे थे तब मैंने बताया था कि मेंटल स्ट्रेस है वो भी एक बहुत मायने रखता है। भले वो इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ नहीं होता है, पर फिर भी और उसका मेन रिजल्ट अगर देखें हम, और क्यों जो अवे फ्रॉम उसके जो कारक है, तो अवे फ्रॉम फैमिली है, सैलरी का प्रॉब्लम रहता है, जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहता है, बिहेवियर ऑफ कलीग्स रहता है और प्रमोशन टेंशन। लगभग आप देखो कि वो डाइज इंडस्ट्री हो, मेटल इंडस्ट्रीज हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, सब में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं दिखता ही है हमें। वो हमारे स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। नॉर्मली प्रमोशन टेंशन और सैलरी प्रॉब्लम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है वो जिससे उसको सतत स्ट्रेस रहता है। कुछ कुछ तो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं तो उसको जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है, वो भी जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है तो उसको सतत वो टेंशन में काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्पेशली इनसफिशिएंट सैलरी हो सकती है, प्रमोशन टेंशन होता है, जॉब सिक्योरिटी की बात होती है, और अवे फ्रॉम फैमिली। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग माइग्रेशन करके भी आते हैं, तो माइग्रेशन करके जब आते हैं
उत्तर प्रदेश या बिहार से, तो यहाँ वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो उससे भी ये सब होने को ये भी एक कह सकते हैं कारक कि इससे भी स्ट्रेस देखने को मिलता है। और बाकी तो प्रमोशन है और सैलरी और जॉब सिक्योरिटी, वो सब आप कोई भी सेक्टर ले लो, यहाँ प्रमोशन की बात तो लगभग सब जगह यही रहती है। और लगभग सब जगह कंपनियों में एक टारगेट भी दे होते हैं, तो वो टारगेट भी कभी पूरे करने होते हैं जो वो कर्मचारी को। तो ये सब स्ट्रेस आजकल की एक नॉर्मल हो गई है कि स्ट्रेस सबको लगभग रहता है वो। और अभी एक ये भी देखने को मिला है हेल्थ इश्यूज में कि 30 to 40 years के बीच में ये जो कोई भी उसमें करे हो हेल्थ इश्यूज में देखे, तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेस आगे जाके वो हमें कार्डियक सिम्टम्स भी कभी कभी दिखते हैं उनमें, तो ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अब और अभी दूसरी हम यहाँ वो भी देख सकते हैं कि रिलेशन है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और मेंटल स्ट्रेस। अब देखो तो लगभग वो भी बहुत ऐसे नहीं है, वहाँ कम भले कम एक्सपीरियंस हो पर तभी वहां भी ज्यादा से ज्यादा उन लोगों में ये कम एक्सपीरियंस हो पर ये भी अगर 5 या 10 साल में 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसमें भी उतने ही दिखते हैं, और लगभग 20 साल का हो तो उसमें भी दिखते हैं, वो थोड़े कम ज्यादा है पर फिर भी ये एक्सपीरियंस के साथ उसका बहुत वो नहीं है, वो कम एक्सपीरियंस वाले होंगे उसमें भी ये सब प्रॉब्लम्स थोड़े देखने को मिलते ही हैं। और सबसे ज्यादा नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज में लगभग इंडस्ट्रीज में मेटल और स्टील इंडस्ट्रीज हमें और सॉरी सैलरी है वो पोर्शन हमें ज्यादा यहाँ हाईलाइट करता है। और सैलरी भी एक बहुत मायने रखती है कोई भी मनुष्य को जीने के लिए, तो ये उसको मेंटली स्ट्रेस देने में एक बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि एक कारक है जिससे ये प्रॉब्लम रहते हैं। तो ये स्ट्रेस भी वो भले सीधे नहीं पर एकदम रिलेशन उसके इंडस्ट्री और वो नहीं है, पर ये मनुष्य के साथ एकदम मेंटल स्ट्रेस भी इतना जुड़ा हुआ होता है। और ये हमें दिखने को यहाँ दिख रहा है हमें, ये इश्यू भी बहुत मायने रखता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ में। अभी हम थोड़ी वो भी बात कर लेते हैं कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कितने पैसे वो लोग यूज कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले वो स्टेटिस्टिक की बात की तभी मैं बोल रही थी कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग अगर या तो वो मर जाते हैं या उसको एक्सीडेंट होता है, और एक तीसरा कोर्स होता है वो 3-4 दिन वो लोग काम में नहीं जाते हैं। तो मंथली एक्सपेंस अगर देखें तो लगभग मंथली एक्सपेंस में लगभग वो 500 रुपए के आसपास ज्यादा से ज्यादा उनको लगभग उनका कभी कभी फैमिली का भी थोड़ा पोर्शन रहता होगा, तो वो हम देख सकते हैं कि 500 के आसपास लोग मेडिकल एक्सपेंस को यूज करते हैं। और ज्यादातर जिसको ये स्पेशली देखा गया है इंश्योरेंस की बात अगर करें तो लगभग इंश्योरेंस बाय एम्प्लॉयर्स देखने को मिल रहा है बहुत इनफॉर्मल सेक्टर्स में। स्पेशली हम देखें कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो कंपनियां होती है वो भी उसका इंश्योरेंस करती है, और वो लगभग वो ईएसआई हॉस्पिटल में उसका होता है, तो वो ईएसआई हॉस्पिटल में ही वो लोग बताने भी जाते हैं। पर कुछ जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है उसका तो वो लोग तो अपने आप जहाँ एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी होता है, नहीं तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो लोग बताने जाते हैं अपना कुछ प्रॉब्लम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए। बहुत सारे लोग तो ईएसआई हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, अहमदाबाद में बहुत सारी ईएसआई हॉस्पिटल्स भी हैं तो वहां ही बताने जाते हैं। बाकी चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, वो भी एक बात है कि जीआईडीसी में चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, खास करके वटवा और नरोड़ा में तो जीआईडीसी में चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है और वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं तो वो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं तो फिर कुछ आगे और कुछ तो बड़ा ऐसा लगे कि ये कहाँ तक उसका कैसा डिजीज है किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से वो लोग फिर नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं। और ज्यादा से लगभग 200-500 रुपये एक्सपेंस वो लगभग उसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट में भी करते हैं। अभी बात आई थोड़े अगर हमें जो सजेशंस की अगर बात करें फॉर द गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपैलिटी, तो अहमदाबाद में हम लोगों का जो ये रिसर्च वर्क हुआ तो मैंने अभी बताया कि जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट वटवा और नरोड़ा में है, तो ऐसे कुछ हमने सजेशन भी बताए ये वर्क काम करने के बाद कि स्पेशली म्यूनिसिपैलिटी को पानी और ड्रेनेज लाइन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है खास करके बारिश के मौसम में कि पानी वहां से जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो पॉल्यूटेड वाटर, क्योंकि वो बेसिकली सब जीआईडीसी के बाजू में से एक कैनाल जाती है, तो वो कैनाल में वो पानी पहले तो जीआईडीसी का जो खराब पानी बिना ट्रीट किया हुआ पानी वहां डाल देते हैं। अभी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं, अभी वो लोग नहीं डाल रहे हैं, पर जब भी बारिश होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रेनेज लाइन भी और प्योर वाटर जो पीने का पानी है वो सब सब कभी कभी टूट जाती है अंदर, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। एयर पॉल्यूशन स्पेशली जीआईडीसी एरिया में और उसके सराउंडिंग एरिया में ये बहुत प्रॉब्लम देखने को मिला है। और आज तो हमारा टॉपिक था कि इंडस्ट्रियल वर्कर, पर मैं ये भी बताऊंगी कि उसके मैंने पहले अहमदाबाद की जब बात की तब मैं बोल रही थी कि सराउंडिंग एरिया के जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे है कि जिसमें हम एक लाइन नहीं रख सकते कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है या ये रेसिडेंशियल एरिया है, तो दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं होती है, दोनों के दोनों एक इंडस्ट्रियल एरिया के एकदम नजदीक में रेसिडेंशियल एरिया है, तो ये सब थोड़े प्रॉब्लम्स वहां देखने को मिलते हैं। અને उसके सामने उसको स्पेशली फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी करने की जरूरत है। फिर रोड और ड्रेनेज लाइन मैंने बताया ऐसा है कि कभी कभी एक टूट जाती है और मिक्स हो जाती है तो बहुत सारे रोग होने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होने लगता है कि मानसून की सीजन में आसपास के लोगों के वहां ग्रीन कलर का पानी, रेड कलर का पानी आज आने लगता है, तो ये सब भी एक प्रॉब्लम है। तो अंदर इंडस्ट्रीज में काम करने लोगों को तो प्रॉब्लम रहता ही है, रोज वो तो अफेक्टेड रहते ही है, पर आसपास के लोगों को भी ये बहुत मायने रखता है, उसको इससे उसको भी नुकसान होने की नुकसान होता है, ऐसे देखने को आया है। फिर है ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ट्री जितना ट्री प्लांटेशन हम करेंगे, अहमदाबाद में सो ग्रीन कवर धीरे धीरे बहुत खत्म हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्री करे, ग्रो करे, तो इससे क्या होगा कि हमें नेचुरल जो प्योर एयर है वो मिलेगा, तो वो एक करने की बहुत जरूरत है। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए रिलेटेड टू हेल्थ केयर। जीआईडीसी एरिया में ऐसे करते रहते हैं वो लोग, हम जब गए थे तो वो बता रहे वो मेडिकल कैंप कर रहे हैं साथ में, पर वो अभी ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया ना कि खास करके जो श्रमिक है तो श्रमिक को बहुत इजीली ले लेते हैं, इसमें क्या है मास्क नहीं पहनना है, ईयर के लिए ईयर प्लग है वो नहीं पहनना है, जो उसको स्पेशली गोगल्स है, वो सब जो जरूरी जो साधन है वो लोग यूज नहीं करते, तो उसको इसके रिलेटेड उसको प्रोग्राम्स करने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के भी ये नहीं करोगे तो ये होगा, तो ये प्रोग्राम करने चाहिए। स्पेशली मेडिकल क्लिनिक होनी चाहिए, ऐसे है, पर फिर भी नजदीक इंडस्ट्रियल एरिया में स्पेशली ऑढो में हमने देखा कि बहुत ये माइनस पॉइंट हमको ऑढो में लगा, तो वो भी एक करना चाहिए। फिर उसने स्पेशली सॉलिड, लिक्विड और गैसियस वेस्टेज इंडस्ट्रीज का उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद अगर वो जाए, वो भी एक जरूरी करना ही चाहिए, नहीं तो कभी कभी वो वेस्ट बहुत आगे तक जहां वो पानी जाता है वहां के लोगों तक उसको ये असर होती है। और बहुत से ऐसे डेटा मिले हैं कि वो पानी जहां जगह आगे अहमदाबाद से आगे जो जाता है वहां वो गांव जहां जो गांव से पास होके जाता है वहां बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स भी हुए हैं। ऐसे एनवायरमेंटल रिलेटेड अगर इश्यूज हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको आया है, तो वो भी एक ध्यान रखना चाहिए। आगे मैंने मानसून सीजन के बारे में बताया, म्यूनिसिपैलिटी को स्पेशली यहाँ सब जगह जहाँ ये प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है वहाँ डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, एमोनिया गैस एक्सेट्रा करना चाहिए कि जिससे मच्छर कम हो जाए, और जो पैथोल्स होते हैं छोटे छोटे जो पानी भर जाते हैं, और उससे देखो अब ये स्पेशली अभी तो कोविड का चल रहा है महामारी, तो अभी वहां उसके साथ पैरेलल ये सब और भी महामारी और भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड जैसे चिकनगुनिया है, वो सब भी यहाँ देखने को मिला है ये एरियाज में कि चिकनगुनिया का प्रॉब्लम रहता है, डेंगू का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो मच्छर होते हैं, तो ये सब ना हो उसके लिए तुरंत म्यूनिसिपैलिटी को बहुत ध्यान देने की जरूरत रहती है। फिर स्पेशली मेडिकल असिस्टेंट शुड बी प्रोवाइडेड वर्कर्स के लिए, मेडिकल अवेयरनेस सेमिनार होने चाहिए और उसके लिए और उसके फैमिली के लिए, ये भी एक बहुत महत्व के कि उनके लिए तो जरूरी है पर उसके फैमिली को भी बताना चाहिए और उसको ज्ञान देना चाहिए उसके बारे में।
फिर फैमिली मेंबर्स का भी इंश्योरेंस हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। मेडिकल प्रॉब्लम्स में एम्प्लॉयर्स कैसे मदद कर सकते हैं वो भी एक देखना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्कर की प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर इन वर्क प्लेस इज डिपेंड मेनली इन द एनहेंसमेंट टू लेजिस्लेशन। कुछ स्पेशली लेजिस्लेशन हम बनाते हैं, कुछ एक्ट बनाते हैं, काम भी करते हैं, ये भी थोड़े स्ट्रिक्ट करके हमें वो देखना चाहिए कि उसके सेफ्टी के, हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स प्रॉपर रहे, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए, तो उनके लिए भी थोड़े कुछ हम सजेशन अगर बताए तो हमको करना चाहिए कि सेफ इक्विपमेंट, जो मशीन, जो साधन वो लोग यूज कर रहे हैं, वो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके का वो हम वर्कर्स को दे के, जैसे वर्कर जो काम कर रहे हैं उसको देने चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट स्पेशली मैंने अभी बताया, मास्क है, ईयरबग, कितना जिससे जो इंडस्ट्रीज है उसमें जो इक्विपमेंट की जरूरत है वो उसको देनी चाहिए, कि जिससे हमें, जैसे नॉइज होता है तो अब कान में लगाने के उसको ईयरबड्स दे दो, तो कि उसके क्या है कि कान में वो आवाज नहीं जाएगी, तो वो सब देखने की जरूरत है। साथ में मशीनरी और सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए इंडस्ट्री रेगुलर मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है, तो रेगुलर मेंटेन करना चाहिए मशीन को, वो एक बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीन में कोई तकलीफ है तो वो देखने की, कभी कभी नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो वो एक ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम कोई भी वर्कर को रखते हैं तो रिक्रूटमेंट करने से पहले ही उसका एक मेडिकल चेकअप करना चाहिए कि वो फिट तो है कि नहीं, फिर उसके बाद ही उसको लेना चाहिए, और उसको मेडिकल फैसिलिटीज वो है तो वो भी एक, फिर आगे फिर मेडिकल चेकअप बार 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 कुछ महीनों ऐसा कुछ तय किया होता है कि कुछ मेडिकल चेकअप भी करवाना रहता है, रेगुलर इंटरवल में वो करवाना बहुत जरूरी है, जिससे वो पता चले कि उसके कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज, उसके शरीर में कोई इश्यूज है, या ये स्पेशली ये वर्क करने से उसको कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो भी पता चले। सेफ्टी टूल्स का उपयोग करें, उसको बताना चाहिए कि आप सेफ्टी टूल्स का उपयोग करो, ऐसा हो तो थोड़ी वीडियोस और वो बताने के उसको पता चलना चाहिए कि आप ये नहीं करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, तो ये एक बहुत सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सेफ्टी टूल्स उसको देने तो चाहिए, पर उसका ज्यादा से ज्यादा वो उपयोग करे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो उसको बताना चाहिए, क्योंकि कुछ तो ऐसे हो गए कि जैसे कुछ डाइज और इसके इंडस्ट्री में मुझे लगता है पढ़े हुए भी नहीं होते, तो उसको बताना चाहिए कि भाई ये तुम करो नहीं तो तुम्हें ये प्रॉब्लम होगा, तो ये स्पेशली बताना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें लगते हैं कि मशीनरी आउट ऑफ ऑर्डर या ऐसे आउट ऑफ डेट हो गई है, तो मशीनरी को या चेक करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर नई मशीनरी देनी चाहिए, नहीं तो फिर कुछ मैंने बताया ऐसे कोई एक्सीडेंट होने की शक्यता होती रहती है। और टॉक्सिक वेस्ट अगर है तो वो भी देखना चाहिए, और जल्दी से जल्दी अगर हमें लगे कि ये मशीनरी ज्यादा वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट ज्यादा कर रही है, तो वो उसको निकाल के हमें रिप्लेस करके नई मशीनरी, इमीडिएट नई मशीनरी भी लानी चाहिए। तो ये एक चीज वो है कि जिससे हम बता सकते एक नया एनवायरनमेंट, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो हमारा, कि एक हमारा व्यवसायिक स्थल ऐसा बनाना चाहिए कि वहां काम करने वाले लोगों को हम प्रॉपर दे सकते हैं, हम प्रॉपर उसको एक वातावरण दे सकते हैं, साथ में उसके नए टेक्नोलॉजी की अवेयर करना चाहिए, ऐसे साधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, तो जिससे उसके कोई भी प्रकार के, वो मस्क्यूस्केलेटल हो या ऑडिटरी हो या ऑप्थेल्मिक हो, कम से कम उसको उसके शरीर पे नुकसान हो, उसके शरीर के साथ हम कम से कम नुकसान हो सके, तो ऐसे इस टाइप के साधन लाने चाहिए कि जिससे उसके शरीर में, और मैंने बताया कि इस प्रकार के साधन और साथ उसका अवेयरनेस भी, उन लोगों को उसको अवेयरनेस भी पता चलना चाहिए कि ये करना चाहिए, ये हमें करने हमारे शरीर के लिए ज्यादा जरूरी है, एक एटमोस्फियर ऐसा बनाना चाहिए। ये स्पेशली व्यवसायिक, अगर हम इसकी बात करें, व्यवसायिक हेल्थ की बात करें, ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए लगभग ये पूरा रिसर्च हमारे अहमदाबाद में जो हुआ ये रिसर्च है 3 GI में, और इसके हिसाब से हमने ये पूरा एक आज का मैंने लेक्चर दिया है। हो सकता है कि उसमें कुछ डेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।